वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विजार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बेटा आज अपन है ना बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। भाई हमने ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूलाज थे वो लगभग सारे फॉर्मूले हमने सीख लिए। ऑलमोस्ट मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड लेवल पे पढ़ा चुका हूँ। अब आज बच्चों मैं बात करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? तो बेटा जैसे नॉर्मल इक्वेशंस आप लोगों ने देखी रखी है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 2x+3 = 7, आप बोलेंगे सर ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर मैं कभी इसकी जगह यूँ बोल दूँ 2x+3y = 4, आप बोलेंगे सर ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ऐसे मैं लिख दूँ x² + 7x + 10 = 0, आप कहेंगे सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा ऐसे ही हमारी जिंदगी में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है? ऐसी इक्वेशन, द इक्वेशन containing trigonometric function, the equation containing trigonometric functions। trigonometric function का मतलब वही हमारे sin cos tan sec cosec कुछ भी हो सकता है। the equation containing trigonometric function of unknown angle है फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स, मतलब एंगल्स कुछ भी हो सकता है। द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नजर आए और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जब हम बात करें तो वो किसी अननोन एंगल पे डिफाइन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया sin x = मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पे √3/2। तो आपसे हम क्या कहेंगे, बेटा इस x की वैल्यू फाइंड आउट करो। मतलब वही कहानी वही है। जैसे वहां पे अपन क्या करते थे, अगर हमारी इक्वेशन x में है तो x की वैल्यू निकालो, y में है तो y की वैल्यू निकालो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमारे पास क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जो किसी एंगल पे डिपेंड कर रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला साइन के बारे में बात कर रहे हैं, sin x, तो हम क्या कहेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कभी कभी इसकी जगह आपको यूं भी देखने को मिल सकता है cos x = 0, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। कभी कभी आपको यूं भी देखने को मिल सकता है कि tan x = -1/√3, ये माइनस में भी आ सकता है। तो इस तरीके की जो इक्वेशंस आएगी, कभी कभी आपके पास इस तरह की भी इक्वेशन आया करेगी बच्चों, sin x = sin y, ये भी मैं लेके आऊंगा। कभी कभी मैं इस तरीके की भी इक्वेशन लेके आऊंगा cos x = cos y। ऐसे ही सेम कहानी टेन में, सेक में, कोट में, किसी में भी आ सकती है। तो सबसे पहले तो इस तरीके की जो भी हमारी जिंदगी में इक्वेशंस आएगी तो पहले मैं उनको क्या बोला करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है? द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स। फिर आपसे कहा जाएगा कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या करो, सोल्व करो। तो आप क्या कहेंगे, सोल्व करने का मतलब वो जो अननोन एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ x है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ sin α = मैं यहाँ पे लिख दूँ भाइयों, वापस सेम चीज लिख देता हूँ √3/2, तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब अननोन एंगल कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, हमको इसको सोल्व करना है तो सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन हमारे पास भाइयों दो तरह का होता है, एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे बेटा आपके पास दो बातें होती है। एक तो आपके पास होता है बेटा इक्वेशन को सोल्व करना, मतलब इक्वेशन के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू, जो भी आप कहना चाहें। एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर प्रिंसिपल वैल्यू, और एक होता है बच्चों जनरल सॉल्यूशन। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है और एक जनरल सॉल्यूशन होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है ना मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमेशा आपका आंसर, जैसे अपन जिस अननोन एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज वो अननोन एंगल हमारा x है, तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2π, 0 से 2π के बीच में घूमती है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए बेटा, वो 0 से 2π के बीच में होनी चाहिए, इसके आगे नहीं होना चाहिए। अगर इसके आगे भी बात चल रही है तो फिर हम वहां पे कॉमन बात करते हैं, वो जनरल सॉल्यूशन होता है। मतलब 0 से 2π के बीच में तो क्या होता है, 0 से 2π के बीच में हमारी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अगर हम सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। और इसके आगे आगे अगर हम चले जाएं, जैसे हम 5th में चले जाएं, 6th क्वाड्रेंट में, 7th क्वाड्रेंट में, होने में तो क्वाड्रेंट 4 ही होते हैं, लेकिन अगर अपन 2π से ऊपर चले जाते हैं,
तो अपन उस कंडीशन में बात करते हैं कि भैया हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जनरल सॉल्यूशन के बारे में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको अभी थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पे कि जब मैं बात करूंगा sin x इज इक्वल टू sin y, sin x इक्वल टू sin y, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे जब मैं इस तरीके की बात किया करूंगा तो x की वैल्यू आया करेगी आपके पास x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और यूं कहा जाएगा इनटू अल्फा n बिलोंग्स टू z। ये इस तरीके की अगर आपको कहानी देखने को मिल रही है ना, मतलब ऐसे कभी भी आपको x की वैल्यू दिखा रखी है मैंने, तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो मैं सीधी बात करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दिया, मैंने बोल दिया साइन एल्फा इक्वल टू √3/2। अब आप कहेंगे सर साइन एल्फा √3/2 और √3/2 साइन में सर साइन 60 की वैल्यू होती है। तो आपने एक बात तो इमीडिएटली बोल दी कि सर ये साइन 60 की वैल्यू है, इसका मतलब एल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। लेकिन फिर मैं आपसे वापस कहूंगा, मैंने कहा भाई एक बात और याद रख कि जो साइन है ना, वो साइन जो है वो 60 की वैल्यू तो होती है, इसके अलावा साइन और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आप कहेंगे सर साइन जो है ना वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और हर 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यू वापस क्या रहती है, रिपीट हो जाती है। तो सेम कहानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, ये कितना है बच्चों 60, और 60 का मतलब क्या होता है, 60 का मतलब होता है आप जानते हैं π/3, और 60 में चला है तो 60 में चला सकते हैं। हमें पता है साइन 60 बोलूं चाहे मैं साइन 180 माइनस 60 बोलूं, बात एक ही है। क्योंकि अगर मैं साइन 60 के बारे में बात कर रहा हूं और अब मुझे निकालना है साइन 180 माइनस 60, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, मतलब मेरा साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा बच्चों, वापस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू वापस कितनी आ जाएगी मेरे पास, √3/2। तो 180 माइनस 60 का मतलब रियल में होता तो कितना है, साइन 120। तो साइन 120 की भी वही वैल्यू आएगी जो वैल्यू किसकी आई बच्चों, साइन 60 की आई। तो इसका मतलब कहानी क्या हुई कि हमारा साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो साइन एल्फा इक्वल टू 3/2, इसके दो सॉल्यूशन आए, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ दो ही है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ दो ही है। कौन सा, एक तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री और एक अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री। और अगर रेडियन फॉर्म में बोलेंगे तो अल्फा इक्वल टू π/3, और ये वाला हो गया आपका पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 2π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो दो ही आया ना, एक तो क्या है π/3 और एक आया पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3। लेकिन अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूंगा तो जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से बन के आएगा, ये n आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, इस तरीके का कुछ बन के आएगा। तो इस तरीके के जनरल सॉल्यूशन होते हैं। तो पहले तो ये डिफरेंस चेक करना है, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो सीधा आंसर देगा डायरेक्ट, और जनरल सॉल्यूशन इस तरीके का घुमा फिरा के अजीब सा आंसर देगा। अगर यहाँ पे sin x इक्वल टू sin y की जगह पता है क्या होता है, cos x इक्वल टू cos y, तो उस कंडीशन में पता है हमारा आंसर क्या था, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये cos x इक्वल टू cos y का आंसर होता है बच्चों, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इस तरीके का आंसर आता है n की फॉर्म में। और यहाँ पे ये n किससे बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू z, सेट ऑफ इंटीजर्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशन है ये तो क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। और इस तरीके का जो सॉल्यूशन है, जैसे कौन सा π/3, फिर कौन सा आया था 2π/3, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब देखना इक्वेशन आएगी, सॉल्यूशन निकालेंगे सीधा डायरेक्ट, देखिएगा। मतलब ये इस तरीके का जो अजीब सा सॉल्यूशन दिख रहा है ना बच्चों, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, और जो एकदम बिल्कुल डायरेक्ट आंसर मिलता है वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये आपकी सरकारी किताब का है, फाइंड, फिर अभी मैं इसको डिटेल में और आगे लेके जाऊंगा, पहले तो सरकारी किताब के अकॉर्डिंग बात जो है वो बता देता हूं। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन करवा ही चुका हूं हालांकि मैं आपको, लेकिन अब डिटेल में दे रहा हूं। sin x इक्वल टू √3/2, sin x इक्वल टू √3/2 का क्या निकालना बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। अभी अपन निकाल चुके हैं, वही आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर sin x इक्वल टू √3/2, तो सर हमें पता है कि sin x इक्वल टू √3/2, और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है मेरे दोस्तों, √3/2 साइन में साइन 60 की वैल्यू होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे √3/2 की जगह आप साइन 60 पुट कर दीजिए, और साइन 60 जो है ना बेटा वो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, उसको आप बोलेंगे साइन π/3। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा sin x इक्वल टू साइन π/3। ये मुझे पता लग गया कि sin x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा आंसर, साइन
पाई बाई 3। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैंने 10th क्लास में भी करवाए थे आप लोगों को। तो साइन एक्स इजिकल टू साइन पाई बाई 3, क्योंकि √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, मैंने इस फॉर्मेट में बना दिया। इफ साइन एक्स, एक रूल होता है, इफ साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई, तो इसका मतलब क्या है, x इजिकल टू वाई। यहाँ पे x कितना है, पाई बाई 3, यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे x तो x ही और y कितना है, पाई बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ये आ गया। लेकिन क्या यही होता है क्या साइन एक्स इजिकल टू √3/2 जो है वो एक ही जगह होता है क्या? इसके अलावा बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, क्योंकि साइन एक्स हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड और फोर्थ में नहीं होता। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हमें अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो हम क्या करेंगे, साइन पाई माइनस एक्स कर देंगे, साइन पाई माइनस एक्स, और ये एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई बाई 3। तो साइन पाई माइनस एक्स अगर मैं करूँगा तो भी उसका आंसर कितना आता है बच्चों, साइन एक्स ही आता है। तो मैं साइन एक्स बोलूँ चाहे मैं साइन पाई माइनस एक्स बोलूँ, आंसर कितना आएगा, साइन एक्स ही आएगा। और यहाँ मैं एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ कितनी, पाई बाई 3, तो मैं लिखूंगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3, तो आंसर कितना आएगा, साइन 2 पाई बाई 3। मतलब साइन 2 पाई बाई 3 का आंसर भी यही आएगा जो आंसर किसका है बच्चों, साइन पाई बाई 3 का है। तो x की एक वैल्यू तो मुझे क्या मिल गई, पाई बाई 3, और x की एक वैल्यू मिल गई 2 पाई बाई 3, x इक्वल टू पाई बाई 3 एंड x इक्वल टू 2 पाई बाई 3, दे आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, एक तो हो गया पाई बाई 3 और एक हो गया बच्चों 2 पाई बाई 3। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक और क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन चेंज करेंगे बस, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन पे फोकस करना, फाइंड करना है वही सेम, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। और अब की बार इक्वेशन हमने लिख दी है 10x इक्वल टू माइनस 1/√3, 10x इजिकल टू माइनस का 1/√3। अब बेटा मैं आपको अभी से बता देता हूँ, अभी से आप मेरी ट्रिक याद रखिएगा भाई। हमें पता है कि 10x इजिकल टू माइनस का 1/√3, तो 1/√3 आप याद रखें कि किसकी वैल्यू होती है। आप कहेंगे सर 1/√3 जो है ना वो 10 में 10/30 की वैल्यू होती है। 1/√3 10 में 10/30 की वैल्यू होती है, तो आप डिग्री में लिख रहे हैं, इसको तुरंत रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। 30 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 6। सर ये 10 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है पॉजिटिव वाली, लेकिन वैल्यू कौन सी बच्चों, वैल्यू हमारे पास कौन सी है, नेगेटिव है। तो मुझे 10/30 तो पता होता है 1/√3, मतलब 1/√3 के बारे में पता है कि वो पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, लेकिन आगे माइनस लग रहा है। अब आगे माइनस लग रहा है तो मुझे एक कहानी क्लियर हो गई कि ये कहानी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगी, क्योंकि फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है और हमारा 10 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इस वैल्यू को ले जाने का तरीका क्या हुआ, मैं कैसे कहूँगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 10 पाई माइनस पाई बाई 6। भाई पहले तो पता लग गया कि 1/√3 किसकी वैल्यू है, 10/30 की, और 30 का मतलब होता है पाई बाई 6। तो मैं इसको यूं लिख दूं ना यार, 10 पाई माइनस पाई बाई 6। जैसे मैं ये बात करूंगा 6 पाई माइनस पाई, आंसर कितना आ जाएगा, 10 5 पाई बाई 6, कहानी खत्म। तो इसका मतलब क्या पता लग गया, x की वैल्यू एक तो आ गई 5 पाई बाई 6, क्योंकि हमारा वो माइनस में चल रहा है, तो x की एक वैल्यू तो आ गई 5 पाई बाई 6। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो ये हो गया। सेकंड, अब मैं क्या करूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाऊँ, क्योंकि मुझे फोर्थ में जाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा आपकी बार 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6। और याद रखिए पाई के मल्टीपल चल रहे हैं, इसलिए कन्वर्जन नहीं हो रहा है, वो सारी बातें याद रखनी भेजे में। पाई का मल्टीपल, ये भी पाई का मल्टीपल, आप करेंगे 6 × 12 12 पाई, 12 पाई में से पाई जाएगा 11 पाई बाई 6, तो ये आ गया आंसर 11 पाई बाई 6। तो एक तो आ गया 10 5 पाई बाई 6, एक आ गया 10 11 पाई बाई 6। तो x की सेकंड वैल्यू क्या आ गई, 11 पाई बाई 6। दे आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सीधा निकलता है, डायरेक्ट निकलता है, वो n प्लस माइनस और इस तरीके का अजीब सा फॉर्मेट आके नहीं आएगा, वो जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी कहानी। अब देखिएगा बच्चों आप, अब मैं आपको उन्हीं सॉल्यूशंस पे लेके जाऊंगा। अब आपके पास कुछ स्पेसिफिक चलेगा मामला, अब आपके पास कुछ स्पेसिफिक मामला है जो मैं आपको बताता हूं। अगर कभी आपको जिंदगी में ऐसा दे रखा है इफ साइन एक्स इजिकल टू 0, तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे आएगा। अब जनरल सॉल्यूशन की बात चलेगी। सारी बातें अभी तक मैंने किसकी बताई थी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ खत्म, अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में, जनरल सॉल्यूशन के बारे में। हालांकि आपसे जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्यादा पूछा जाता है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू। अब जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात चल रही है, तो बेटा 1 बाय 1 करके देखते हैं।
इफ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, पहली कंडीशन ये होती है इफ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको कभी इस तरीके का फॉर्मेट दे रखा है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ये होता है दोस्तों हमारा जनरल सॉल्यूशन। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन है बच्चों बिल्कुल वो होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई, और यहाँ लिख देंगे एन बिलोंग्स टू जेड। कभी भी आपको ऐसा कुछ भी दे रखा है इफ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पे n क्या कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। मतलब n की जगह कोई सा भी इंटीजर रखिए, मतलब पाई का कोई सा भी मल्टीपल हो, जैसे 0 1 2 3 4, तो 0 को करेंगे तो 0 आना ही हो, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब पाई के फॉर्मेट में कुछ भी रखते जाओ, साइन x का आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है साहब, इफ साइन x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू एन पाई। इफ कोस x इज इक्वल टू जीरो, अभी से मुझे पता है x इज इक्वल टू, हम जानते हैं पाई बाई 2 के मल्टीपल पे ये काम होता है, साइन में तो पाई के मल्टीपल पे ये जीरो वाला काम होता है, और कोस में इस फॉर्मेट में ये काम होता है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू क्या लिख दूंगा दोस्तों, z लिख दूंगा। ये हो गई हमारी कहानी। तो cos x इज इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। आप दुनिया में कोई सी भी वैल्यू रखिए, पाई बाई 2 के मल्टीपल अगर आप लेके आ रहे हैं, पाई बाई 2 के कैसे मल्टीपल, ओड मल्टीपल, क्योंकि ये पाई बाई 2 के कैसे मल्टीपल होते हैं, इवन। तो पाई का फॉर्मेट चल रहा है पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। और पाई बाई 2 का चल रहा है कैसे, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। थर्ड, अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों किसके बारे में, tan x इज इक्वल टू जीरो। तो tan x इज इक्वल टू जीरो के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ का जो जनरल सॉल्यूशन होता है बच्चों वो होता है x इज इक्वल टू, हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन है भाई tan x इज इक्वल टू जीरो का x इज इक्वल टू n पाई, इसका भी सेम ही है बच्चों। जो sin x इज इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन है वही इसका सॉल्यूशन है, और यहाँ पे भी कहानी वही है, x इज इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स टू z, सेम कहानी। जो sin x इज इक्वल टू जीरो का जो आंसर है वही हमारा tan x इज इक्वल टू जीरो का आंसर है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि आप वही वाली बात करेंगे tan जीरो, मतलब अगर यहाँ पे n की जगह हमने जीरो रखा तो जीरो हो जाएगा, पाई रखा तो tan पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, मतलब यहाँ पे भी पाई के मल्टीपल में अगर हम बातें करेंगे तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन याद रखना बस आपको, बस अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू जीरो इसका आंसर आ गया बच्चों। फिर इसके बाद आ गया cot x इज इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए सेम फॉर्मेट ये वाला, क्योंकि कोट डिपेंड करता है आपकी बार कोस पे, तो cot x इज इक्वल टू जीरो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन सेम यही x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। ये हो गई बेटा हमारी कहानी। तो अगर हम बात करते हैं sin x इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो sin x का जो जनरल सॉल्यूशन है वही tan x का जनरल सॉल्यूशन है, और जो cos x इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन है वही cot x इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन है। बिल्कुल सिमेट्री है, जो sin x इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू एन पाई, वही tan x इक्वल टू जीरो का आएगा, और जो cos x इक्वल टू जीरो का आएगा वही cot x इक्वल टू जीरो का आएगा। इसके बाद अभी दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, sec x इक्वल टू जीरो ये कभी हो ही नहीं सकता, एंड cosec x इक्वल टू जीरो ये कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी वैल्यू जीरो कभी भी नहीं हो सकती है। तो sec x इक्वल टू जीरो एंड cosec x इक्वल टू जीरो आर नॉट डिफाइंड, तो इनके कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मैंने आपको इनके डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ाया था, आपको याद आ रहा हो, तो मैंने कहा था कि इनकी वैल्यू -1 और 1 तो हो सकती है, लेकिन -1 से 1 के बीच में इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती है। यह मेरी बात आप याद रखिएगा, तो इनकी वैल्यू जीरो कभी भी नहीं हो सकती है। तो sec x इक्वल टू जीरो एंड cosec x इक्वल टू जीरो आर नॉट हैविंग एनी जनरल सॉल्यूशन। ये तो जीरो के फॉर्मेट में बात हुई। अब मैं लेके आऊंगा sin x इज इक्वल टू साइन वाई, cos x इज इक्वल टू cos y। अब ये वाली चीज आप देखिएगा बच्चों, अब फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा। और आंसर भी बेटा बहुत आसानी से निकाल के दिखा देंगे, अगर कोई कहे कि सर इसको प्रूव करके बताना है तो बहुत आसान है। तो देखिएगा, अब जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपन किसके, सबसे पहले तो निकाल रहा हूं मैं
साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई का। यहाँ पे एक्स क्या है, ये भी एक अननोन एंगल है और वाई भी क्या है, एक अननोन एंगल है। तो जनरल सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल की तो बातें खत्म कर चुके हैं हम पहले ही। जनरल सॉल्यूशन में मैं अब बात लेके आ रहा हूँ किसकी, इफ साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई, एक्स भी क्या है, एक अननोन एंगल है, वाई भी क्या है बेटा, एक अननोन एंगल है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों क्या है बेटा, वेरिएबल है। तो साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई, तो पहले तो मैं आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बता देता हूँ होता क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था जब मैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझा रहा था। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन साइन एक्स इज इक्वल टू इंटू वाई, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई। और यहाँ पे ये बात लिखना आपको इंपॉर्टेंट है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये बात याद रखनी है आपको बच्चों। इफ साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई, जनरली मैं साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा बोलता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे जनरली एल्फा लिखा करता हूँ, ठीक है ना। तो आप चाहें तो अगर उस फॉर्मेट पे फोकस करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं जनरली मेरी लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ बच्चों, एल्फा बोलता हूँ। ये तो आपकी सरकारी किताब में इस तरह से दे रखा है, साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई, मैं जनरली एल्फा बोल देता हूँ। इफ साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई, ये इसलिए दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। तो यहाँ जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एल्फा, और एन बिलोंग्स टू जेड। ये साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एल्फा और एन बिलोंग्स टू जेड। अब बेटा ये आंसर कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है, साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा मुझे दिया हुआ है भाई। अब अगर मुझे साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा दे रखा है तो एक चीज तो मेरे पास ये हो गई कि मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस साइन एल्फा इक्वल टू 0। भाई मुझे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये आता है, ये मुझे याद हो गया। लेकिन अगर कोई कहे कि ये निकाल के दिखाओ कि भैया साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा का जनरल सॉल्यूशन यही होता है, याद तो रखना है, काम तो आएगा वो, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एल्फा। लेकिन अगर कोई पीछे बढ़ जाए कि नहीं कि भैया आप तो एक काम करो इसका सॉल्यूशन निकाल के बताओ, तो भाई इसको निकालने की ट्रिक ये है कि साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा लिखा हुआ है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, साइन एक्स माइनस साइन एल्फा इक्वल टू 0। अब ऐसा होते हैं यहाँ पे हमारी पता है एक आइडेंटिटी लग गई, कौन सी, साइन सी माइनस साइन डी वाली। साइन सी माइनस साइन डी में हमने देखा था 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कोस सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाय 2। तो जो मेरे भाई ये याद रख के बैठे हुए हैं उन्हें तो इक्वेशन समझ में आ जाएगा, और जो याद रख के नहीं बैठे हुए हैं उन्हें ये मेरी बात समझनी पड़ेगी कि जैसे ही ऐसा दिया मैंने इसको इधर लेके आया उधर इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि मैं इक्वेशन में हमेशा ये फॉर्मेट बनाने की कोशिश करता हूँ उधर इक्वल टू 0 रहे, RHS में बन गया। अब साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये सी है ये डी है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है बच्चों। अब मुझे ये पता लग गया कि ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अब आपको मजा आने वाला है बेटा, यहाँ पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये 2 तो कहाँ चला जाएगा, 0 के अपोन में चला जाएगा, तो इसकी तो हो गई जिंदगी खराब। फिर अब आप देखेंगे कि दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो डेफिनेटली दोनों में से कोई एक 0 तो हुआ होगा। तो एक बार तो मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा, एक बार मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा, ये मेरी अप्रोच है इसको सोल्व करने की। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इफ साइन x माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0, सबसे पहले तो मैंने इसको 0 के इक्वल किया। या फिर दूसरी कंडीशन, कोस x प्लस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0, मतलब दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर ये 0 के इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई एक क्वांटिटी 0 के इक्वल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो पहले तो आपने एक बार इसको 0 के इक्वल किया, जैसे ही आपने इसको 0 के इक्वल किया ये हमारा वही फॉर्मेट बन गया जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था, इफ साइन एक्स इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था आते ही कि भैया अगर हमारे पास कभी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का आंसर आता है x इज इक्वल टू एन पाई। याद करिए अभी रिसेंटली बताया था, अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 मुझे जिंदगी में दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में x का आंसर आता है x इक्वल टू एन पाई, और मैं बोलता हूँ n बिलोंग्स टू z। तो भैया वही तो चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे x की जगह x माइनस एल्फा अपॉन 2 आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एन पाई के इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ से कहानी पता लग जाएगी, x माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू
एन पाई। सबसे पहले तो मेरे को ये पता लग गया, यहाँ से तो भैया ये रिजल्ट आया अगर ये 0 के इक्वल है। और अगर cos x 0 के इक्वल होता है तो वो भी मैंने आपको बताया था, इफ cos x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से x की वैल्यू आती है 2n+1 पाई बाई 2, क्योंकि साइन तो पाई के मल्टीपल पे 0 होता है और हमारा कोस जो है वो पाई बाई 2 के मल्टीपल पे 0 होता है, ठीक है ना, ओड मल्टीपल जो चलते हैं। तो x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z। ये वाला फॉर्मेट कहाँ पे टिकाऊंगा बेटा, ये वाला फॉर्मेट में यहाँ पे टिकाऊंगा। तो इनका यूज इनके जनरल सॉल्यूशन निकालने में आता है। तो इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस एल्फा अपॉन 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। ये आ गया मेरा किसके इक्वल बच्चों, ये आ गया मेरा 2n+1 पाई बाय 2 के इक्वल, ठीक है। ये हो गई कहानी। और यहाँ पे ये n किससे बिलोंग कर रहा है, z से, लिख दिया मैंने। ये n भी किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, z से। तो x माइनस एल्फा अपॉन 2 का आंसर ये आया और x प्लस एल्फा अपॉन 2 का आंसर ये आया। तो बच्चों ये तो मिल गया मुझे x माइनस एल्फा अपॉन 2 और ये मिल गया मुझे x प्लस। तो यहाँ से एक काम करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू, ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा 2n पाई और एल्फा उधर प्लस में चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे 2n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई और ये माइनस का एल्फा उधर जाएगा बच्चों, क्या जाएगा प्लस का एल्फा। डायरेक्ट करके दिखाया मैंने, जो डिनोमिनेटर में पहले इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो बन जाएगा 2n पाई और माइनस का एल्फा उधर जाएगा तो प्लस का एल्फा। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आएगा, लिख देता हूँ पहले एक बार। ये जो मैंने आंसर लिखा आपके लिए, x इज इक्वल टू पहली जो इक्वेशन है भाई, पहली इक्वेशन से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है इससे, इधर वाले पार्ट से, ये आ रहा है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा। और इस वाले पार्ट से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास, पहले तो सबसे पहले मुझे एक चीज पता लग गई कि यहाँ पे भी 2 है बेटा, यहाँ पे भी 2 है, 2 से तो 2 की जिंदगी खराब हो गई। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा उसको पहले पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं। आप लिखेंगे x प्लस एल्फा इक्वल टू, ये देखिए x प्लस एल्फा, ये अपॉन में 2 है ना बेटा और वहाँ पे पाई बाई 2 है। तो सबसे पहले तो आप ये वाला काम करेंगे, क्योंकि पाई बाई 2 का पाई मतलब पाई मल्टीप्लाई बाय 1/2, अपन ऐसे लिख ही सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया तो x प्लस एल्फा और इधर आ जाएगा 2n+1 इंटू पाई, ये आ गया x प्लस एल्फा इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको पहले ब्रैकेट में ही लिखिए 2n+1 इंटू पाई और ये प्लस का एल्फा उधर जाएगा माइनस का एल्फा। तो x की वैल्यू यहाँ से मिली मुझे 2n+1 पाई और माइनस एल्फा, और x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिली बच्चों क्या, x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिली 2n पाई प्लस एल्फा। तो x की दो वैल्यू मिली मुझे बच्चों, एक तो वैल्यू मुझे यहाँ पे 2n पाई प्लस एल्फा, ये किसको बता रहा है बेटा, ये बता रहा है यहाँ पे कि अगर हम n की जगह कोई सा भी इंटीजर पुट करें, n की जगह अगर हम इंटीजर पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया बेटा 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। अगर हमने n की जगह 1 रखा तो ये इवन लेगा, n की जगह 2 रखा तो भी ये इवन लेगा। तो यहाँ पे तो सारी इवन की कहानी हो गई। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे मैं यहाँ पे बच्चों n की जगह 0 रखूंगा तो पहला फॉर्मेट तो दोनों में सेम ही आना है, वही वहाँ पे पाई प्लस एल्फा आएगा, यहाँ पे पाई माइनस एल्फा आएगा। तो वहाँ पे तो क्या आ जाएगा बच्चों, जैसे n की जगह 0 रखा तो ओनली एल्फा बचेगा, यहाँ पे n की जगह 0 रखा तो पाई माइनस एल्फा बचेगा। अब आप n की कोई सी भी वैल्यू पुट करिए, n की जगह अगर हमने 1 रखा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 पाई माइनस एल्फा, n की जगह अगर हमने 2 रखा 4 पाई प्लस 1 5 पाई, मतलब यहाँ पे तो आंसर हमारा ओड आ रहा है और वहाँ पे आंसर हमारा क्या आ रहा है बच्चों, इवन आ रहा है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को, किसको, इस रिजल्ट को और हमारे इस वाले रिजल्ट को, दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके हम आंसर क्या लिखते हैं बच्चों, ये वाला। ये आंसर जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये बताएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एल्फा। अब आप पता है कुछ भी निकालिए, आराम से आपका आंसर आएगा। अगर आपने n की जगह 0 रखा है तो n की जगह 0 रखा है तो बेटा ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि अगर ये वैल्यू 0 है तो वैल्यू 0 है तो किसी की पावर 0, आंसर क्या होता है बच्चों 1, तो 1 इंटू एल्फा, एल्फा n पाई प्लस एल्फा, तो वो आपका यहाँ से आंसर आ रहा था बच्चों, ठीक है। तो आपको ये एक रिजल्ट मिला और एक ही रिजल्ट मिला, इन दोनों रिजल्ट को अगर आप कंबाइन करेंगे तो उससे आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो आपको सिर्फ इस आंसर पे फोकस करना है। ये तो मेरे को क्या बच्चों प्रूव करना था ना, इसलिए मैंने प्रूव करने के लिए आपको इतनी सारी चीज करके दिखाई। आपको प्रूव नहीं करना होता है, आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो पहला तो हमने देखा कि साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा का आंसर क्या आएगा, साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा का आंसर ये आएगा।
और इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके मैं आंसर क्या लिखता हूँ, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। क्योंकि इनमें से एक तो हमारा ओड पे आंसर आ रहा था, एक इवन पे आंसर आ रहा था। इसमें जैसे जैसे हम रखेंगे दोनों वैल्यूज मिलती चली जाएगी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का आंसर खत्म हो गया बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे कोस एक्स इज इक्वल टू कोस अल्फा। ये भी बहुत सिंपल चीज है, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस अल्फा। अगर हम कोस एक्स इज इक्वल टू कोस अल्फा के जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर होता है बच्चों एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसको भी मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, मैं बात कर रहा हूँ कोस एक्स इज इक्वल टू कोस अल्फा के बारे में। तो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यहाँ पे भी सेम पिक्चर, n बिलोंग्स टू z। ये जनरल सॉल्यूशन चल रहे हैं, सेम वही। इसको इधर लेके आ जाएंगे, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इक्वल टू 0। सबको सोल्व करने की ट्रिक सेम है, उसको इधर लेके आ जाओ, इक्वल टू में 0 बना दो। बना दिया। आपकी बार यहाँ पे फॉर्मेट लग गया कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मेट आप सभी बच्चों को बताइए बच्चों। आंसर क्या आता है, -2 साइन, मैंने सिखा रखा है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर हमने आगे माइनस लगा दिया तो हमारा फॉर्मेट ऐसा ही चलेगा, और अगर आगे माइनस नहीं लगाया तो यहाँ पे अल्फा माइनस एक्स आ जाता है, सिखाया था मैंने आपको। तो -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू 0। वही सेम कहानी, -2 कहाँ चला जाएगा, 0 के अपॉन में, उसकी तो हो गई जिंदगी खराब। क्या रह जाएगा बच्चों मेरे पास सिर्फ ये रह जाएगा। तो एक बार तो मैं इसको 0 के इक्वल करूँगा, साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन 2, इसको किसके इक्वल कर दिया, 0 के, ठीक है। और एक बार मैं क्या करूँगा बच्चों, साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन 2, इसको किसके इक्वल करूँगा, इसको भी मैं 0 के इक्वल करूँगा। जैसे मैंने इसको 0 के इक्वल किया बच्चों, मुझे पता लग गया कि अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है, तभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, एन पाई। एक्स की वैल्यू होती है एन पाई। तो यहाँ से पता लग गया कि एक्स प्लस एल्फा अपॉन 2 का आंसर कितना आ जाएगा, एन पाई। ये आ गया इसका आंसर। और यहाँ से पता लग जाएगा x माइनस एल्फा अपॉन 2, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, एन पाई। दोनों का आंसर एन पाई आ गया। x प्लस एल्फा अपॉन 2 का आंसर भी एन पाई, और x माइनस एल्फा अपॉन 2 का आंसर भी एन पाई। यहाँ से कैसे चलेगा काम, देखिएगा। आप कहेंगे सर ये 2 यहाँ पे इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2n पाई। x प्लस एल्फा की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, एल्फा इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, आप लिखेंगे 2n पाई माइनस एल्फा। यहाँ से तो x की वैल्यू ये मिली, ठीक है। अब उसके बाद इसका नंबर लेते हैं। इसका नंबर लेंगे तो कैसे लिखेंगे, x माइनस एल्फा इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया, वही सेम 2n पाई, माइनस का एल्फा उधर जाएगा प्लस का एल्फा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एल्फा। वहां से आंसर मिला 2n पाई माइनस एल्फा, यहाँ से आंसर मिला 2n पाई प्लस एल्फा। दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दूंगा बेटा, दोनों को कंबाइन करके डायरेक्ट ये आंसर लिख दूंगा, क्या, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। एल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, दोनों को कंबाइन करके आंसर लिखना होता है। तो दोनों को कंबाइन करके जब मैं आंसर लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, मेरा आंसर आएगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और n बिलोंग्स टू z। ये कोस एक्स इक्वल टू कोस एल्फा का जनरल सोल्यूशन निकाला मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये x और एल्फा कोई से भी अननोन एंगल हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ये हो गई बात। इसके बाद tan x इक्वल टू tan एल्फा का देखेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, वो भी यहीं से ही आया भाई। अब देखिए, और कमाल की बात ये, जो आंसर साइन एक्स, हाथों हाथ ही बता देता हूं, साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा का जो जनरल सॉल्यूशन है, सेम फॉर कोसेक एक्स इजिकल टू कोसेक एल्फा, क्योंकि उसमें भी तो यही काम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा सेम फॉर कोसेक एक्स, इनके तो जनरल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। कोसेक एक्स इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन नहीं है, और सेक एक्स इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उनके तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा इसलिए। लेकिन कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक एल्फा अगर ऐसा दे रखा है तो इनका जनरल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और वो इसी के इक्वल होता है, साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा की। क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एल्फा, दोनों तरफ न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर वापस बराबर आ जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा वही आंसर किसका आएगा बेटा, इसका आएगा, वही x इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एल्फा। और सेम कहानी जो कोस x इजिकल टू कोस एल्फा की थी,
वही कहानी किसकी आएगी, वही कहानी आएगी बच्चों sec x इज इक्वल टू sec अल्फा की, वही सेम कहानी आएगी। खत्म। अब इसका नंबर किसका आया, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, और वही कहानी कोट के लिए भी हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो हम किसका निकाल रहे हैं, हम तो tan का निकाल रहे हैं। तो आखिरी चीज रह गई हमारे पास tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। तो भैया tan x इज इक्वल टू tan अल्फा के बारे में जब मैं बात करूंगा, तो मैं जब साइन कोस के बारे में सीख चुका हूं, तो मैं tan को साइन कोस में ही कन्वर्ट कर दूं ना यार। तो पहले तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो देख लीजिए आप, कि tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का जो जनरल सॉल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सीधा है यहाँ पे, जैसे जो कोस में था ना 2n पाई, कोस में क्या देखा था अभी अपन ने 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, डायरेक्ट है यहाँ पे x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहाँ का सॉल्यूशन ये आएगा बच्चों। वहाँ पे था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और यहाँ का जनरल सॉल्यूशन था, जनरल सॉल्यूशन आएगा यहाँ का tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का क्या, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और ये बात हमेशा याद रखना, n बिलोंग्स टू z, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, tan x को लिख देंगे हम sin x अपॉन cos x, और tan अल्फा को लिख देंगे मेरे भाइयों हम sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ये लिख दिया, सबसे पहले तो हमने ये काम कर दिया, ये तो लिख दिया sin x अपॉन cos x, ये लिख दिया sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लिखेंगे sin x cos अल्फा इक्वल टू, आप लिखेंगे cos x sin अल्फा। भाई पहले तो कन्वर्ट किया साइन कोस में, और फिर बाद में बच्चों क्या कर दिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे मैंने ये काम किया, मुझे पता लग गया साइन एक्स कोस अल्फा, कोस एक्स साइन अल्फा। मैंने आपको क्या ट्रिक सिखा रखी है, RHS में कुछ नहीं रखना, वहाँ पे सिर्फ जीरो रखना है। तो जो भी आपको उधर दिख रहा है उसको आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। आप लिखेंगे साइन एक्स कोस अल्फा माइनस कोस एक्स साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। ऐसा होता है बेटा, एक फॉर्मूला बन गया जो सबसे पहले आपने पढ़ा था, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। याद करिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था स्टार्टिंग में, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आपने पढ़ाया था, साइन ए माइनस बी का आंसर था। ये किसका आंसर था मेरे दोस्तों, ये आंसर था साइन ए माइनस बी का। तो जहां पे मुझे ये दिखेगा वहां पे मैं क्या लिखूंगा, साइन ए माइनस बी। यहाँ ए की जगह एक्स है, बी की जगह अल्फा है, तो आंसर आ जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा और इक्वल टू जीरो। अब ये वापस वही पिक्चर हो गई जो मैं इतनी देर से करता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, x माइनस अल्फा। और मैंने अभी रिसेंटली 2 बार सिखाया है कि साइन x इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू एन पाई, x इक्वल टू एन पाई प्लस x इक्वल टू एन पाई। तो आप लिखेंगे x माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ पे x की जगह x माइनस अल्फा है, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई, माइनस का अल्फा उधर जाएगा, प्लस का अल्फा हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, कहानी खत्म। x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पे लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। ये लो यार दोस्तों, मैंने सबके जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप देख ही चुके थे कि बहुत आसान है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप यूँ मान के चलिए कि 10th क्लास में आपको 50% में सिखा चुका था। बस यहाँ पे तो कुछ क्वाड्रेंट मैंने जो चेंज किए ना, जैसे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा नेगेटिव है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो उस हिसाब से बात करेंगे, थर्ड में तो उस हिसाब से बात करेंगे, फोर्थ में तो वैसी बात करनी पड़ेगी। जनरल सॉल्यूशन आप सबके लिए नए हैं, जनरल सॉल्यूशन मैंने प्रूव करके भी बता दिए, और अब इन पे क्वेश्चंस कैसा आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिएगा, जैसे हमारा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैं 10th क्लास में भी किया करता था। देखना, अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा और आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी करवाया था, लेकिन वहां पे अपन ने पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दिया था डायरेक्ट। अपन ने वहां पे जनरल सॉल्यूशन की बात बिल्कुल भी नहीं करी थी, क्योंकि अपन जानते ही नहीं थे बात कहां से करेंगे। ये हो गई बात। तो देखिएगा मेरे भाई, सॉल्यूशन है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन है। अब फाइंड द सॉल्यूशन बोला ना, तो फाइंड द सॉल्यूशन का मतलब अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि वो जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहता है ना तो वो उसके लिए इंडिकेट करता है। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2।
साइन एक्स इजिकल टू माइनस √3/2। अभी साइन एक्स इजिकल टू √3/2 थोड़ी देर पहले मैंने सोल्व करके दिखाया था। तो साइन एक्स इजिकल टू √3/2 का आप लोगों ने प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाला था थोड़ी देर पहले। एक तो आपने निकाला था π/3, एक आपने निकाला था 2π/3। ठीक है, अब अपने पास ये आ गया बेटा यहाँ पे माइनस में। तो साइन एक्स इजिकल टू माइनस √3/2 के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसको एक काम करते हैं ना, वही आपकी ट्रिक से पहले करते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। भाई ये माइनस में दे रखा है। अब आप जानते हैं √3/2 साइन में किसकी वैल्यू है, हमें पता है यार, ये साइन 60 की वैल्यू है। और 60 का मतलब क्या होता है, π/3। तो ये साइन π/3 की वैल्यू है। लेकिन ये है किसका, माइनस का। इसका मतलब ये ना तो फर्स्ट में ना सेकंड में, ये तो थर्ड और फोर्थ में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका साइन पाई प्लस π/3। एक तो ये पता लग गया, ये साइन 4π/3 की वैल्यू है। ये तो बेटा मेरे भेजे में अभी से ही क्लियर हो गया कि ये किसकी वैल्यू है, ये साइन 4π/3 की वैल्यू है। ये पता लग गया मुझे। अब बस एक ही वैल्यू निकालनी होती, अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती ना, तो एक तो निकाल देता 4π/3 और एक में दूसरी निकाल देता फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो पहले तो एंगल का पता लग गया मुझे, ये इसकी हेल्प से, क्योंकि नेगेटिव है। तो मुझे पता लग गया कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन एक्स इजिकल टू साइन π/4π/3। पहले तो मुझे इसको कन्वर्ट करके दिखाना पड़ता है कि ये बला जो है ना, ये बला है क्या। भैया √3/2 साइन 60 होता है, वो साइन π/3 होता है, लेकिन ये तो माइनस में है। माइनस में तो हम कहाँ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्योंकि थर्ड में साइन हमारा नेगेटिव होता है और फोर्थ में भी होता है। तो पहले थर्ड में गया, तो वहाँ लिखा मैंने साइन, थर्ड में जाने का तरीका पाई प्लस π/3, और आंसर आ गया साइन 4π/3। तो इसको हटा के इसकी जगह रिप्लेस करके क्या लिख दिया बच्चों, साइन 4π/3। अब आप कहेंगे सर ये आपका फॉर्मेट बन चुका है जो भी आपने हमें सिखाया था, साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा वाला। और अगर ऐसा होता है तो सर आपका आंसर होता था एक्स इजिकल टू n पाई प्लस माइनस 1n एल्फा और n बिलोंग्स टू z। अब भैया यहाँ पे मेरे पास साइन एक्स इजिकल टू साइन एल्फा, तो एल्फा की जगह कौन है, एल्फा की जगह है मेरे पास 4π/3। तो एल्फा की जगह मैं किसको पुट कर दूंगा, 4π/3 को, n पाई प्लस माइनस 1n, और यहाँ पे एल्फा की जगह आ जाएगा 4π/3। खत्म कहानी। और यहाँ पे सीधा कोमा लगा के n बिलोंग्स टू z। ये क्वेश्चन खत्म। ये इस तरीके से मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं। ये लो बेटा, गेम ओवर हुआ इस क्वेश्चन का। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन देखिएगा, मुझसे कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। या एक काम करते हैं, इसी को कर लेते हैं, या कुछ अलग करते हैं, अब की बार कोस वाला ले लेते हैं हम बच्चों, ताकि आपको लगेगा कि हाँ कि भाई कुछ और भी चीज़ आ गई है। cos x इजिकल टू 1/2। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है cos x इजिकल टू 1/2 का। अब cos x इक्वल टू 1/2 का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो आप जानते हैं कि cos जो है 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो cos 60 का मतलब कितना हो गया मेरे भाइयों, cos π/3। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ cos x इजिकल टू cos π/3। भाई मुझे डायरेक्टली पता है ना cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हमारा 1/2, क्योंकि जो sin 30 होता है वो हमारा cos 60 होता है। तो cos 60 को मैंने लिख दिया, और cos 60 का मतलब क्या होता है, π/3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया cos x इजिकल टू cos π/3। तो ये फॉर्मेट बन गया अभी वाला हमारा, cos x इजिकल टू cos एल्फा वाला। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एल्फा की वैल्यू आपकी मिल चुकी है हमें कितनी, π/3। तो cos x इजिकल टू cos एल्फा का डायरेक्ट आंसर होता है x इजिकल टू कौन सा, x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है cos x इजिकल टू cos एल्फा का। तो भैया यहाँ पे x इक्वल टू 2n पाई, ये तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा, n के फॉर्मेट में चलता है, प्लस माइनस एल्फा की जगह क्या आ जाएगा, एल्फा की जगह आ जाएगा बच्चों π/3, और कोमा लगा के n बिलोंग्स टू z। ये बेटा आपका आंसर दे रखा है 2n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू z। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपके लिए ना थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, और बिल्कुल हटके। बच्चों अभी इसी सीक्वेंस में देखिए, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। आपकी सरकारी किताब में कुछ क्वेश्चन तो, और कुछ क्वेश्चन जो है वो RD शर्मा में है, तो उनका मिक्सअप मैं आपको बताऊंगा। अब आपको सॉल्व करना है 10 2x इक्वल टू माइनस कोट
x प्लस पाई बाई 3। अब भाई मेरे दिमाग में सीधी सी सिचुएशन क्लियर है कि यार मैंने इस तरह की चीजें तो सीखी ही नहीं कि इधर टेन हो उधर कोट हो, क्योंकि मैं तो जब जनरल सॉल्यूशन निकालता हूँ तो जनरल सॉल्यूशन में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि इधर साइन है तो उधर भी साइन होना चाहिए, इधर कोस है तो उधर भी कोस होना चाहिए, इधर टेन है तो उधर भी टेन होना चाहिए। तो इधर टेन है उधर कोट है, तो पहले सीख चुके हैं ना भैया ये चीज, तो हम टेन को कोट में कन्वर्ट करना और कोट को टेन में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पे ये कोट नहीं है, ये माइनस कोट है। तो हम जानते हैं अगर मुझे कोट को, किसको, कोट एक्स को मुझे क्या बनाना है, सपोज मैंने इसको एक्स मान लिया, कोट एक्स को अगर मुझे टेन एक्स बनाना है तो भैया मैं क्या करता था, मैं इस तरीके का काम करता था, टेन 90 प्लस वाला फॉर्मेट। अब मैं अगर यहाँ पे इसको प्लस बनाना चाहता हूँ तो मैं बोलता था 10 90 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और अगर मैं इस कोट को क्या बनाना चाहूंगा मेरे भाइयों, अगर मैं इस कोट को माइनस का कोट बनाना चाहूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे 90 प्लस की जगह 90 माइनस की जगह 90 प्लस का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो माइनस का कोट दे रखा है ना, जैसे मैंने पूरे को एक्स मान लिया, तो माइनस कोट एक्स को लिखने का तरीका क्या आएगा, 10 90 प्लस, ताकि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाऊं। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैं जानता हूं हमारा कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो भैया यहाँ पे कोट है और नेगेटिव है, तो पहले कोट को 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कोट और 10 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो 10 90, अब 90 में प्लस या माइनस, प्लस वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कोट माइनस में दे रखा है भाई। तो मैं ये काम करूंगा, इधर तो लिखूंगा सबसे पहले 10 2x और यहाँ लिखूंगा इस पूरे की कहानी कैसे, 10 और इस पूरे को मैंने क्या माना, पूरे को मैंने x माना, तो मुझे क्या लिखना है, पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 प्लस और ये पूरी वैल्यू, और ये वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस पाई बाय 3। तो भैया ये जो लिखा हुआ था ना माइनस में कोट x प्लस पाई बाई 3, इसको आपके भाई ने क्या लिख दिया, 10 के फॉर्मेट में, और ऐसे जमा के लिख दिया। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 2x इक्वल टू 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3। बेटा ये दोनों रेडियन वाली टर्म है, दोनों को क्या करो, कंबाइन करके प्लस कर दो। तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 में किसको प्लस करेंगे, पाई बाई 3 को। तो आपको इधर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। पाई बाई 2 में पाई बाई 3 को प्लस करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 6 को 2 से करेंगे 3 पाई प्लस 6 को 3 से करेंगे 2 पाई, 3 पाई प्लस 2 पाई। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 10 कितना, इन दोनों को प्लस करने पे तो 5 पाई बाय 6 और प्लस में x। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 10 2x इजिकल टू 10 x प्लस 5 पाई बाय 6। या तो 5 पाई बाय 6 प्लस x लिखो या x प्लस 5 पाई बाय 6 लिखो, जो भी आपका दिल करे। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आपके पास बेटा ये फॉर्मेट बन चुका है, कौन सा वाला, 10x इजिकल टू 10 अल्फा वाला। अब हमारी कहानी क्लियर हो गई, अब हम जनरल सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें पता लग गया इधर 10x मतलब x की जगह हमारा जो भी 2x है, अब ये पता लग गया 10x इजिकल टू 10 अल्फा वाला फॉर्मेट है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या, x इजिकल टू, इसका जो जनरल सॉल्यूशन था भाइयों वो था n पाई प्लस अल्फा। इसका जो जनरल सॉल्यूशन था वो था बच्चों n पाई प्लस अल्फा, क्योंकि साइन x इजिकल टू साइन y का आपको पता ही है कि उसका जो जनरल सॉल्यूशन था वो क्या था बच्चों, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। उसका था 2n पाई कोस वाले का 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और इसका था क्या, n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसका जनरल सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे बेटा x की जगह तो कितना है, यहाँ पे पता लग गया x की जगह 2x है, तो 2x इजिकल टू आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा n पाई और प्लस अल्फा। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा की जगह हमारा ये आ जाएगा क्या, 5 पाई बाई 6 प्लस x, 5 पाई बाई 6 प्लस x आ गया बच्चों। तो आ गया 2x इजिकल टू, इधर तो आ गया 2x इजिकल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 प्लस x। अब बेटा यहाँ पे x है, x इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 2x में से x जाएगा, x बचेगा, तो ये तो रह गया x, और इधर क्या रह गया बेटा, ओनली ये दोनों टर्म। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x इजिकल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ये हो गया हमारा आंसर, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देंगे वेयर हमारा n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, z से, सेट ऑफ इंटीजर। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया दोस्तों, ये हो गई इसकी कहानी खत्म। देखिए आप, तो कैसे किया मैंने, पहले इसका कन्वर्जन किया, फिर ये कन्वर्जन किया, फिर इसके बाद में ये फॉर्मेट लेके आया, फिर ये फॉर्मेट आया, उसके बाद आपको पता है बेटा जनरल सॉल्यूशन के लिए ये वाली अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, 10x इजिकल टू 10 अल्फा वाली, और उसका आंसर मैंने ये लिखा, और फिर फाइनल आंसर आपके सामने है। अब इसी सीक्वेंस में बेटा मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा।
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, देखिएगा अपना आप आपको पता लग जाएगा। सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करना है। अब अभी तक पता है क्या होता था, अभी तक अपने को इक्वेशन दी हुई नहीं होती थी। अभी तक अपन क्या करते थे, प्रूव दैट इस तरीके के क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए हैं। इधर की मैं आपको 0 की जगह कुछ और दे दिया करता था, या कभी कभार मैं आपसे कह दिया करता था कि है ना कि यार ये LHS है, ये RHS है, दोनों को इक्वल करके दिखाओ। अभी क्या कह रहा हूँ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन कहते ही दिमाग में क्या आ जाता है कि दिमाग में कहानी ये आ जाती है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हमारे को इस तरह से सेट करना है कि इधर sin x हो तो उधर sin अल्फा हो, cos x हो तो cos अल्फा हो, ये वाली बात है। तो पहले तो मैंने देखा यार कि भैया यहाँ पे तीन टर्म एक साथ है, तो मेरी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। पहले तो sin 2x और sin 6x दोनों को मैंने एक साथ कर दिया, लिखा मैंने sin 2x प्लस sin 6x, और इन दोनों को एक साथ करने के बाद इस हमारे भाई को अलग कर दिया, ठीक है, और इक्वल टू में 0, ये ठीक है साहब। इन दोनों को लेने पे बेटा मेरी एक आइडेंटिटी होती है, जो मैंने आपको बताया, मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में मैंने आपको सिखाया था, sin c प्लस sin d। ये तो c है और ये मेरा भाई d है, तो sin c प्लस sin d का आंसर क्या होता है बच्चों, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c कितना है 2x, d कितना है 6x, c प्लस d बाई 2 और 2 sin c प्लस d बाई 2, और आगे हम लिखेंगे sin 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। sin c प्लस sin d का आंसर 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाय 2 लिख दिया। ये तो इसका आंसर आया। अब माइनस में क्या लिखा हुआ बच्चों, माइनस में लिखा हुआ है साइन का 4x, माइनस में sin 4x इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब आप देखिएगा ये बन गया 2 sin 6x प्लस 2x बच्चों कितना होता है 8x को 2 से करेंगे 4x, तो आ गया 2 sin 4x। 2x माइनस 6x वापस आ जाएगा माइनस का 4x, और माइनस के 4x को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो क्या आएगा माइनस का 2x। लेकिन कोस बड़ा प्यारा आदमी होता है, कोस जो है अंदर अगर माइनस लेके आता है तो भी अपने को आंसर पॉजिटिव ही लिखना होता है, क्योंकि मैंने आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, कोस माइनस एक्स आंसर इज कोस एक्स। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हुआ ये वाला आंसर छापूंगा बच्चों। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ओनली कोस 2x। क्यों, क्योंकि ये इसकी कृपा बरसाई बच्चों अपन ने। अब इसके बाद ये तो हो गया सोल्व, माइनस में क्या लिखा हुआ है sin 4x और इक्वल टू में 0। अब देखिए बेटा ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, दोनों में sin 4x कॉमन है, इसके पास भी sin 4x है और इसके पास भी sin 4x है। तो आप देखिएगा sin 4x दोनों में कॉमन आ चुका है। जैसे कॉमन आएगा मैं डब्बा बनाऊंगा, यहाँ क्या है 2 और साथ में क्या है cos 2x, तो हम क्या लिखेंगे 2 cos 2x लिख दिया हमने, और माइनस में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस में आ जाएगा 1 और इक्वल टू 0। अब वही सेम कहानी जैसे मैंने आपको सिखाया था, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो डेफिनेटली या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। पहले sin 4x को 0 के इक्वल कर देते, sin 4x इक्वल टू 0। ऐसा करते ही मेरी जो ओरिजिनल जनरल इक्वेशन हुआ करती थी साइन की, वो वाली आ गई। इफ sin x इक्वल टू 0, तो मैंने सिखाया था x इक्वल टू n पाई, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो sin 4x इक्वल टू 0, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 4x इक्वल टू n पाई, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी n पाई बाय 4। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों कितनी, n पाई बाय 4। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन कहाँ से लेके आएंगे, सेकंड कंडीशन बच्चों हम यहाँ से लेके आएंगे। अब की बार ये 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का मतलब हो जाएगा प्लस का 1, तो हम बोलेंगे 2 cos 2x इक्वल टू 1। 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे cos 2x इक्वल टू 1/2। cos 2x इज इक्वल टू 1/2। आप कहेंगे 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, मैं कहूँगा भैया 1/2 cos में cos 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो cos 60 की अगर वैल्यू होती है तो 60 का मतलब क्या होता है π/3, 60 का मतलब होता है π/3। तो मैं cos 2x इक्वल टू में क्या लिख दूंगा cos π/3, cos 2x इज इक्वल टू cos π/3, और ये होते ही जिंदगी सेट हो गई, फॉर्मेट बन गया cos x इज इक्वल टू cos अल्फा वाला। जैसे ही मैंने ये बात करी फॉर्मेट बन गया cos x इज इक्वल टू cos अल्फा,
और अगर cos x इजिकल टू cos अल्फा का फॉर्मेट है तो आप जानते हैं इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो मेरा आंसर क्या आया था, मेरा आंसर ये आया। तो मेरे पास x की जगह क्या है 2x है, ये रहा। और 2n पाई तो फिक्स है बेटा, फॉर्मूले में आना ही 2n पाई। और प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा की जगह आ जाएगा पाई बाय 3। अब आप कहेंगे सर आपको x थोड़ी, आपको 2x नहीं, आपको x निकालना है। तो x इजिकल टू इन के अपॉन में 2 चला जाएगा, तो 2 से तो 2 खत्म होगा, n पाई प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 6। तो आंसर आ गया x इजिकल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। और ये लिखना मत भूलना, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो बेटा हमारे पास दो वैल्यू आई, एक तो आ गई x इजिकल टू n पाई बाय 4, ठीक है, और एक वैल्यू आ गई x इजिकल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, ठीक है। ये हो गई बात क्लियर। अब एक क्वेश्चन और इसी तरीके का बहुत अच्छा लेके आ रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ही एक और क्वेश्चन और बहुत अच्छा लूंगा जिसमें आपको मजा आएगा। देखिएगा सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ताकि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी आए, इसलिए आपका भाई ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, क्योंकि आप कहेंगे सर अभी तक तो स्क्वायर स्क्वायर नहीं आता था, और अभी तक तो सर आप अगर कोस ला रहे थे तो कोस ही ला रहे थे, साइन ला रहे थे तो साइन ही ला रहे थे, और टेन ला रहे थे तो टेन ही ला रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा लेके आया आपका भाई कि इसमें क्या है, साइन भी है कोस भी है और कोस का स्क्वायर है। सबसे बड़ी बात तो साइन और कोस तो है ही सही, कोस का स्क्वायर है। तो भैया अगर कोस का स्क्वायर है ना तो ये तो मेरे लिए और मददगार है और हेल्पफुल है। मैं क्या करूंगा, मैं ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना पूरी की पूरी, ये एक जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को मैं साइन में बना दूंगा। कैसे, मैं जानता हूं कोस स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जहां पे कोस स्क्वायर एक्स दिख रहा है उसकी जगह क्या टिका दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 तो है ही सही, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने कोस स्क्वायर एक्स की जगह टिका दिया, प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया भाई, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आप कहेंगे सर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0 बन गया। अब मैं इसको थोड़ा और अच्छा जमा देता हूँ और अच्छा शानदार तरीके से कर देता हूँ। बेटा जो स्क्वायर वाली टर्म है ये मेरी माइनस में आ रही है ना इधर, तो मैं एक काम करता हूँ तीनों टर्म को उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 साइन एक्स, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 और इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन पे थोड़ा गौर करना, फोकस करना, क्योंकि जो मेरे प्यारे प्यारे समझदार बच्चे जो हैं उनका तो भेजा जो है ना वो थोड़ा चमकने लग गया होगा, उनके तो दिमाग में चमका होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और जिनके नहीं चमका उनका मैं चमका दूंगा। बेटा देखिएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है साइन में, क्योंकि यहाँ पे साइन की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। और बेटा ये इस तरीके के फॉर्मेट से मिलता वो जुलता आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हुआ करता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन ये एक्स में है और ये साइन एक्स में है, इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। सोल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा एज इट इज, वही हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे और वही इसकी कहानी खत्म कर देंगे। वही कांस्टेंट टर्म माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया माइनस का 4। अब माइनस के 4 के फैक्टर करने हैं भाइयों, माइनस के 4 के फैक्टर करने हैं और इस तरीके से करने हैं कि हमारे को मिडिल टर्म -3 मिलनी चाहिए। तो कोई भी आदमी क्या कहेगा कि भैया माइनस के 4 के फैक्टर करने हैं ना, तो एक काम करो 4 इंटू 1 कर लो, लेकिन मिडिल टर्म माइनस की है तो 4 माइनस का आएगा और 1 प्लस का आएगा। तो माइनस के 4 को तोड़ने का तरीका क्या हो गया, माइनस का 4 और प्लस का 1, उससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा भैया। तो ये काम करते हैं, चलो साहब साइन एक्स चल रहा बारात में तो साइन एक्स तो लगाना ही है पीछे पीछे। तो आंसर क्या आएगा देखिएगा मेरे मित्रों, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको कैसे तोड़ेंगे -4 साइन एक्स और प्लस में 1 साइन एक्स, 1 साइन एक्स का मतलब वही साइन एक्स ही रहेगा, और -2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया बच्चों 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, इन दोनों में
2 साइन एक्स कॉमन आ गया, बचा क्या साइन एक्स माइनस 2, क्योंकि 2 साइन एक्स अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं बच्चों, जहाँ कोई नहीं होता, जैसे मेस में जिसका कोई नहीं होता उसका करण होता है, करण सर होते हैं आपके। ऐसे ही यहाँ पे जब यहाँ पे किसी का कुछ नहीं है तो उसका 1 होता है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आएगा, इसके साथ कॉमन लेंगे हमेशा, और डब्बे में वापस क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस 2। आंखें खोल के देखिए बेटा, दोनों डब्बे सेम आ चुके हैं। यही तो मैं करता हूँ, इस मेथड की इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, दोनों डब्बे सेम आने चाहिए, साइन एक्स माइनस 2। और दूसरा डब्बा बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये डब्बा दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, एक बार इसको इक्वल टू 0, इस बार इसको इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि अनर्थ हो गया है। साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2, जो कि अनर्थ हो चुका है। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू 2 कभी हो ही नहीं सकती है। आपके भाई ने आपको बता रखा है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू ओनली 1 हो सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू ओनली 1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। -1 के नीचे भी नहीं जाएगा और 1 के ऊपर भी नहीं जाएगा साइन, ठीक है, क्योंकि रेंज ही यही होती है साइन की। तो भैया साइन एक्स इक्वल टू 2 दैट इज नॉट पॉसिबल, तो इसकी तो कहानी खत्म कर दो। तो फिर कौन से डब्बे पे आ जाओ, दूसरे डब्बे पे आ जाओ। दूसरा डब्बा क्या कह रहा है, दूसरा डब्बा जो कह रहा है, देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है सर, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, 2 साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 1, साइन एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का 1/2। अब साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2 आया। आप कहेंगे सर ये तो वही वाला फॉर्मेट हो गया हमारा, क्योंकि 1/2 का तो हमें आंसर पता होता है, लेकिन ये 1/2 नहीं है, ये माइनस का 1/2 है। तो भैया 1/2 के बारे में पता कर लो पहले। तो 1/2 क्या होता है, साइन 30, और 30 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब वही 30 डिग्री साइन में, और 30 क्या होता है बच्चों, π/6। तो भैया ये π/6 की वैल्यू है, लेकिन इसके आगे क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये तो क्लियर हो गया कि अगर ये माइनस में है तो ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या, π+। तो ये मेरा जो भाई है ये बन चुका है साइन एक्स इजिकल टू साइन π+, और कितना प्लस, π/6। ये बन गया मेरा भाई साइन एक्स इजिकल टू साइन π+π/6। और जैसे मैं इसको बोलूंगा π+π/6, तो आप बोलेंगे सर ये तो बन चुका है साइन 7π/6। तो बेटा यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बन चुका है साइन एक्स इजिकल टू साइन 7π/6, और ये ही तो बनाने आया हूँ, क्योंकि मुझे क्या फॉर्मेट बनाना होता है, मुझे बनाना होता है साइन एक्स इजिकल टू साइन अल्फा का फॉर्मेट। और अगर ये फॉर्मेट मेरा बन जाता है तो जनरल सोल्यूशन क्या आता है, x इजिकल टू n π प्लस -1 की पावर n अल्फा, और फिर लिखते हैं n बिलोंग्स टू z। अब आंसर टिका देते हैं, x तो x ही है यहाँ पे भी, x इजिकल टू n π प्लस -1 की पावर n -1 की पावर n, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 7π/6, अल्फा की जगह आ गया 7π/6 कोमा n बिलोंग्स टू z। ये बेटा यही आंसर दे रखा है आपका, बिल्कुल यही आंसर बेटा, आपके भाई का आंसर एकदम सही है। n π प्लस -1 की, और भाई का आंसर सही आता है, n π प्लस -1 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 7π/6, n बिलोंग्स टू z। तो बच्चों ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड ढेर सारे सवाल करवा दिए, ताकि आपका पता है कुछ भी ऐसा नहीं रहे दिमाग में कि यार कि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो हमारा मिस हो गया, रह गया, जो कुछ भी है सारे कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों आपको बता दिए। अब कुछ एक क्वेश्चन जो है ना थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, तो मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ, इसी क्लास में बता देता हूँ 1-2 क्वेश्चन जो है, ताकि आपका क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल और हाई रहे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड तो सारी कहानी हमारी खत्म हो गई। एक क्वेश्चन तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है मेरा, तो वो मैं आपको जानबूझ के बताने वाला हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को कई बार पूछता हूँ ना, कई सारे बच्चों को नहीं आता, इसका एक ट्रिक है स्पेशल। फाइंड वैल्यू ऑफ 10π/8, फाइंड वैल्यू ऑफ 10π/8। मुझे 10π/8 की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं इसको नॉर्मली यूं करने जाऊँ ना तो मैं इसका आंसर ही नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ
तो मैं जानता हूँ कि मेरा आंसर जो है ना वो पॉइंट में आना है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं कटेगा। आप भले करके देख लीजिए। ये रहा 180 आपका, और ये अपॉन में आपका 8। आप कहेंगे 8 टू जा 16, सर 2 बच गया 20। फिर आप कहेंगे सर अब की बार हमारा आंसर आएगा 8 टू जा 16, सर फिर 4 बचेगा, फिर सर डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 22.5। तो बेटा यहाँ पे इस तरीके का हमारा आंसर आएगा 22.5। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भी ये प्रॉपर आंसर तो मेरे पास आ नहीं रहा। तो प्रॉपर आंसर आ नहीं रहा तो हमारी ट्रिक से तो कर नहीं सकते इसको वैसे कि भैया पाई को 180 लिख दिया और आंसर निकाल लिया। जैसे जनरली मैं क्वेश्चन ऐसे ही तो करता हूँ, इससे पहले मैंने आपको वो प्रोसेस बताई। तो इस क्वेश्चन की लिमिटेशन ये है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो मैंने क्या कर दिया, इस π/8 को x मान लिया। लेट x इक्वल टू π/8, ये बोल दिया मैंने कि भैया ये जो भी वैल्यू है ना मुझे नहीं पता, मैंने इसको बोल दिया x बोल दिया। लेट x इक्वल टू π/8। अगर x π/8 के इक्वल है तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x किसके इक्वल आएगा बच्चों? 2 मल्टीप्लाई बाय π/8। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी करना पड़ेगा। 2 से 8 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो आप कहेंगे 2x इज इक्वल टू क्या आ गया सर? 2x इज इक्वल टू आ चुका है π/4। अगर 2x π/4 के इक्वल है तो अब आप देखना, x इक्वल टू π/8 था तो x को मैंने π/8 को मैंने x माना, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x कितना आ गया बच्चों? π/4। अब इसके बाद मैं दोनों तरफ 10 ले लेता हूँ, इधर भी 10 ले लेता हूँ 10 2x, और इधर भी 10 ले लेता हूँ 10 π/4। क्योंकि ऐसा करने पे मुझे क्या है, इधर तो वैल्यू मिल जाएगी और इधर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। मुझे पता लग गया कि 10 2x जो है वो किसके इक्वल हो गया? 10 π/4 के। तो 10 2x का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? 210 है, 210x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है। और 10 π/4 जो होता है बच्चों 1045 होता है। 1045 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों? 1 होती है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया क्या? 210x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों? इक्वल टू में आ गया 1। अब आप कहेंगे सर ये जो x है ना, इस x की वैल्यू सर आप वापस पुट कर दीजिए। x कितना है बच्चों? x है π/8। तो मैं x की जगह π/8 पुट करने वाला हूँ। तो मैं कैसे लिखूंगा? 210 π/8, इसलिए मैंने आपके लिए सिंप्लिसिटी जनरेट करने के लिए काम किया, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8। 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8 इक्वल टू 1। ये आ गया बच्चों मेरे पास इक्वल टू में 1। अब मैं क्या कर दूं? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों। जैसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो देखिएगा आप, इधर तो रह गया 210 π/8 इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8, 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8। अब आप क्या करिए बेटा, आपको पता लग गया कि ये दोनों टर्म इधर है और ये एक टर्म इधर है, तो क्यों ना एक काम करते हैं, हम इन दोनों टर्म को भी क्या करते हैं बच्चों? इधर की तरफ लेके आ जाते हैं। तो जैसे मैं इन दोनों टर्म्स को इधर की तरफ लेके आऊंगा तो पहले इसको लिख देता हूं 10 स्क्वायर π/8, और ये प्लस का है ऑलरेडी, प्लस 210 π/8, और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, और इक्वल टू 0। ऐसा होता है हमारे पास एक बड़ी शानदार सिचुएशन बन गई कि यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है 10 स्क्वायर π/8 प्लस 210 π/8 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, ये मेरे पास वापस अभी प्रीवियस क्वेश्चन वाला फॉर्मेट बन चुका है सेम, जैसे प्रीवियस हमारे पास क्वाड्रेटिक बनी थी किसमें? साइन एक्स में। ये क्वाड्रेटिक बन रही है केटा किसमें? 10 π/8 में। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 10 π/8 को अपन एक काम करते हैं y मान लेते हैं ताकि ये और बढ़िया बन जाएगा। लेट 10 π/8 इक्वल टू y। अगर मैं इसको y मान लूंगा ना तो ये y का स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बड़ी मजेदार हो जाएगी। y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। और अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो आप कहेंगे सर ये तो बच्चों का खेल हो गया हमारे लिए। y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। सर ये एक बड़ी सीधी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है जिसका हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आंसर निकाल लेते हैं। सर बहुत आसानी से निकाल देंगे। कैसे? अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता लग गई बेटा तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ करता था जिसे वहां पे बोलते थे x इक्वल टू, लेकिन ये क्वाड्रेटिक y में तो y इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस रूट डी क्या होता था बच्चों? डी होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है? 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इंटू a की जगह क्या आएगा बच्चों? 1, और c की जगह क्या आएगा? माइनस 1। तो आप कहेंगे सर डी आ जाएगा आपका, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो रूट डी कितना आ जाएगा बच्चों? रूट डी आ जाएगा रूट 8। तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों? 2a मतलब वो 2 ही रहेगा।
और रूट 8 का मतलब बेटा आप सभी जानते हैं, अगर रूट 8 की मैं बात करूंगा तो रूट 8 का मतलब था 2√2, तो यहाँ आएगा -2 प्लस -2 √2 और अपॉन में 2। अब बेटा क्या करना है, अब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, तो मेरी कहानी बड़ी मजेदार हो गई है। कैसे देखिएगा, न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, तो आप यहाँ से देखना दोस्तों, हम लिखेंगे y = और जैसे ही 2 कॉमन है तो ये 2 कॉमन ले लिया, यहाँ तो आ जाएगा, या -2 ही ले लेते हैं, काम करते हैं, न्यूमरेटर में माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो एक बार जब प्लस का साइन लेंगे तो चलो रहने दो, सिर्फ 2 कॉमन लो ओनली। न्यूमरेटर में मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, -1 और प्लस का √2, -1 प्लस का √2, ठीक है। और अगर प्लस का 2 ही कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन दिखा देते हैं, तो -1 और ये हमारा प्लस -2 √2 और अपॉन में 2। अभी 2 से 2 की जिंदगी खराब हो गई बेटा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया y = -1 प्लस माइनस √2, -1 प्लस माइनस √2, ये आया हमारे पास फाइनल आंसर। y की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस √2। अब इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे क्या, कि जो हमारा जो π/8 है इसकी वैल्यू निकालो। तो भैया π/8 का मतलब क्या है, π/8 का मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले आप भाइयों को करके दिखाया था, 22.5 डिग्री आया था। तो π/8 का मतलब क्या हुआ, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैल्यू निकालने के बाद भाई y जो आया ना वो कितना है, -1 प्लस माइनस √2, और आप कहेंगे सर y का मतलब है 10π/8, तो आप कहेंगे सर 10π/8 हमारा जो आ रहा है ना वो आ रहा है -1 प्लस माइनस √2, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है। आंसर कैसे आएगा देखिएगा, आप कहेंगे सर 10π/8 की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो आ रही है -1 प्लस √2 और एक आ रही है -1 माइनस √2, तो दोनों में से क्या ले, या दोनों ही ले। तो बेटा 10π/8 निकालना था, एंड वी नो दैट π/8 का मतलब होता है 22.5 डिग्री। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाइयों, तो यहाँ पे ये जो हमारा जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, हमारा साइन क्या आएगा बच्चों, सिर्फ पॉजिटिव साइन आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/8 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए हम बोलेंगे 10π/8 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों -1 प्लस √2, -1 प्लस √2। और इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे, √2 बड़ा होता है तो √2 को आगे लिख देते हैं, और 1 छोटा है तो √2 - 1, ये आपका आंसर हो गया। तो 10π/8 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, √2 - 1। तो ये थी बेटा हमारी कहानी, बड़ी शानदार वाली, ठीक है। अब एक हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, जो आखिरी क्वेश्चन है, उस आखिरी क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए। हालांकि मुझे पता है कि क्लास हमारी बड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन वो एक आखिरी क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग हटके कॉन्सेप्ट पे है, वो भी बच्चों ने पूछा था, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बेटा आज की क्लास को हम ओवर कर देंगे। फिर आपके लिए मैं कल जो है साइन कोसाइन रूल्स और प्रोजेक्शन फॉर्मूले वो लेके आऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए सीधा ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इफ 10x = उसमें मुझे क्या एक अच्छी चीज़ सिखानी है आपको। इफ 10x = 3/4 और यहाँ पे दे रखा है पाई से ग्रेटर देन है x और लेस देन है 3π/2 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो x है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई से ग्रेटर देन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई से ग्रेटर देन और 3π/2 से छोटा है। तो आपका जो x है पाई से बड़ा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और 3π/2 से छोटा है, इसका मतलब x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात तो क्लियर हो गई। और कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2। इनकी वैल्यूज निकालनी है, sin x/2 cos x/2 tan x/2। देखो बेटा दे तो रखा है x और बात कर रही है हाफ के बारे में, तो ये पता है उसमें आया करता था, याद करो जब मैं आपको इस तरीके की चीजें बताया करता था, sin 2x आप बोलते थे सर इसका आंसर आ जाएगा 2 sin x cos x। एक मैं आपसे बोला करता था बेटा cos 2x, तो आप बोलते थे सर हाँ इसके 2 3 4 फॉर्मूले होते हैं सर, आपने बताया था। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x -1, सर एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो यहाँ पे डबल होता है ना,
तो यहाँ पे बच्चों क्या आता था, हाफ आता था। अब आज हमारी कहानी में यहाँ पे क्या चल रहे हैं बेटा, एक्स चल रहे हैं, और आंसर में क्या चाहिए, x/2। तो डेफिनेटली इनका कहीं ना कहीं यूज आएगा, ऐसे दिमाग में सेट करना पड़ता है। एक्स दे रखा है, x/2 निकालना है, मतलब कहानी ऐसे चलेगी। तो cos x कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ऐसे cos x का दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो मैं cos x अगर निकाल लूँ तो मैं दोनों चीजें निकाल सकता हूँ। देखो आप, अगर मैं cos x निकाल लूँ तो मैं cos x/2 भी निकाल सकता हूँ, sin x/2 भी निकाल सकता हूँ। अब भी से ही पूरा हिंट दे दिया। और अगर cos x/2 और sin x/2 मैंने निकाल लिया तो फिर tan x/2 निकालने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको क्वेश्चन को करने का अभी से ही हिंट दे दिया कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये तो इस क्वेश्चन की जो है इसको साइड में लिख लूंगा मैं अभी। पहले तो मुझे पता लग गया कि बात तो चल रही है x पे और निकालना है x/2। तो पहले x/2 का पता करना पड़ेगा कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान देना पड़ता है बच्चों। तो मुझे एक बात पता लग गई कि मेरा जो है ना x है ना, पाई से तो ग्रेटर देन है मेरा x, और मेरा x लेस देन है 3π/2 से। तो पहले तो मैं एक चीज का पता कर लूँ कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो बेटा x/2 निकालना है तो इसको सबको 2 से डिवाइड कर दो, π/2 से ग्रेटर देन आ जाएगा x/2 और लेस देन आ जाएगा 3π/4 से। मजा आ गया। इसका मतलब मेरा जो x/2 है वो π/2 से बड़ा है और 3π/4 से छोटा है। π/2 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और 3π/4 से छोटा मतलब 135 से छोटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह गए। इसका मतलब x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये लो बेटा, अब होएगी बल्ले बल्ले। x/2 किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो sin x/2 तो क्या आएगा, पॉजिटिव। x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए sin x/2 तो क्या आएगा मेरे भाइयों, पॉजिटिव। और cos x/2 कितना आएगा, cos x/2 आएगा मेरे भाइयों नेगेटिव। और सिमिलरली हमारा tan x/2 भी क्या आएगा मेरे भाइयों, नेगेटिव। ये तो अभी से आपके भाई ने आपको साइन कन्वेंशन पूरा बता दिया, क्योंकि x जो है ना वो दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन बात x की नहीं चल रही है, बात तो चल रही है x/2 की। तो x/2 की अगर बात चल रही है तो x/2 की पहले आपको बात दिखानी पड़ेगी। ये मैंने आपको बात दिखाई कि भैया x/2 π/2 से तो बड़ा है और 3π/4 से छोटा है, मतलब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको देखना पड़ेगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। साइन हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। कोस हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव। टेन हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव। अब हम इनको कैसे लेके आएंगे, देखना मजेदार बात। अब आपको tan x पता है, अगर आपको tan x पता है तो आपको cos x यूं ही निकालने में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको 10th में ही ये चीजें सिखा रखी है, 11th तो बहुत दूर की बात हो गई भाई। अगर आपको दे रखा है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सपोज इस एंगल को मैंने x मान लिया, tan x दे रखा है 3/4। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा जब 3 ये है, 4 ये है और सबसे बड़ी साइड के बारे में बात चल रही, तो वो हाइपोटेनियस 5 ही आएगा। तो ये 5 आ गया। और कोस होता है मेरे भाइयों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस x आ जाएगा मेरा 4/5। कोस x आ जाएगा मेरा 4/5। अब मुझे ये देखना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में, x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव। तो मेरा कोस x कितना आएगा, -4/5। सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आदमी यहाँ गलती कर जाता है, टेन को देख के आदमी पागल हो जाता है। टेन जो है ना वो तो थर्ड में है, इसलिए वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन भैया थर्ड में कोस तो नेगेटिव होता है, तो पहले कोस की वैल्यू तो निकाल लो, लेकिन फिर उसको काय में इंडिकेट करो, माइनस में। तो cos x कितना आ गया, -4/5। ठीक है, अब डायरेक्ट बात करता हूं मैं कि cos x मुझे पता लग गया -4/5। अब बेटा मुझे क्या निकालना है, sin x/2 cos x/2। अभी रिसेंटली मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि अगर मुझे cos x के बारे में बात पता होती है तो इसका एक फॉर्मूला तो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। और इसी cos x का एक और फॉर्मूला होता है, उसको यहाँ पे बोलते हैं, cos x का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ये दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2x के पढ़ाए थे, अभी मैंने पूरा करके दिखाया था, और x है तो वहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो भैया मुझे क्या निकालना है, sin स्क्वायर x/2। इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 2 sin स्क्वायर x/2, माइनस का इधर प्लस आ गया, cos 2x उधर जाएगा माइनस में, 1 - cos x। ठीक है, लिख दिया। अब आप कहेंगे कि 1 - cos x की वैल्यू निकाल लो पहले, तो 2 को तो बाद में भेज देंगे।
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। कोस एक्स कितना है, माइनस का 4/5, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 4/5, 5 × 5, 5 + 4 9, 9/5, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 9/10। अब ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आया बच्चों 9/10, मुझे साइन एक्स बाई टू निकालना है, तो मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो मैं कहूँगा भैया साइन एक्स बाई टू चाहिए मैनू, तो स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, और 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, और 10 नहीं होता है, तो 10 जो है वो रूट में रह जाएगा। तो साइन एक्स बाई टू आ गया +-3/√10। लेकिन मुझे पता है साइन एक्स बाई टू मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो मैं माइनस का क्यों लूँ, तो भैया मैं ये माइनस हटा दूंगा। पहले पूरा बताया फिर काम किया, तो साइन एक्स बाई टू आ जाएगा +3/√10। ठीक है साहब, उधर आ जाओ आप कहेंगे सर कोस एक्स ये दे रखा है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू निकालना है, तो आप इधर भेज दो, तो कोस एक्स +1 ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू की। कोस एक्स कितना है मेरे भाइयों, -4, आप लिखेंगे -4 + 1, -4 + 1 = 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। भैया 5 × 5, -4 + 5, -4 + 5 प्लस का 1, 1/5 = 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 5 × 2 = 10, तो 1/10 ये वैल्यू आ गई किसकी, cos स्क्वायर एक्स बाई टू की। तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू कितना आ गया, 1/10। निकालना क्या है, cos एक्स बाई टू, तो इसका भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। cos एक्स बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस, और 1 का तो सब कुछ 1 ही होता है, और रूट में क्या आ जाएगा बच्चों, 10। तो cos एक्स बाई टू कितना आ गया, +-1/√10। लेकिन मुझे पता है cos एक्स बाई टू मेरा काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो फिर बेटा मैं प्लस का साइन क्यों लगाऊं, जब मैं ऑलरेडी ये चीज़ें पहले से ही दिमाग लगा के कर चुका हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस को हटा के सीधा क्या लगा देंगे, माइनस। तो साइन एक्स बाई टू तो पॉजिटिव आ गया, और कोस एक्स बाई टू मेरे भाइयों आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, और ज़िंदगी में 10x बाई टू भी लेकर आ जाइए। ख़त्म क्वेश्चन, और आज की क्लास भी बेटा आपकी ओवर होने वाली है। तो अब आप लिख दीजिए 10x बाई टू, और 10x बाई टू अगर मुझे निकालना है तो कोई भी आके कह देगा साइन एक्स बाई टू को कोस एक्स बाई टू से सर डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 10 होता है साइन अपॉन कोस, और अपॉन में कोस एक्स बाई टू। तो 10x बाई टू इक्वल टू साइन एक्स बाई टू कितना है, ये प्लस का था 3/√10, और इसको डिवाइड करना है किससे, उससे, वो माइनस का है। तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, ये डिवाइड करके दिखाना है, माइनस का 1/√10, √10 से √10 की जिंदगी खराब, 3 को -1 से करेंगे, आंसर आ जाएगा -3। दैट इज द आंसर फॉर द 10x बाई टू। तो 10x बाई टू का आंसर कितना आ गया मेरे भाइयों, -3। तो ये थी बेटा आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाइयों को और मेरी जितनी भी बहनें यहाँ पे प्रेजेंट है सबको बहुत पसंद आया होगा, और इतने अच्छे लेक्चर प्रिपेयर किए बेटा आपके लिए। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, फुल डिटेल में दिया है सारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा, ये जो आपके RD शर्मा में जो जितना भी लेवल दे रखा है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। RD शर्मा के अकॉर्डिंग बस प्रोजेक्शन फॉर्मूले और साइन कोसाइन रूल बचा हुआ है। बाकी जो आपकी सरकारी किताब जो है NCERT, उसके अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है भाई, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी कहानी आज की। तो बाकी अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अब की बार हम बिल्कुल साइन कोसाइन रूल के साथ मिलेंगे, क्योंकि और सब खत्म हो चुका है। तो बेटा तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, और सारे लेक्चर अच्छे से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो जिन बच्चों को सिर्फ ये कि भैया कि 11th लेवल तक का पढ़ना है, तो उनका तो सारा काम हो चुका है। जिनको थोड़ा और एडवांसमेंट चाहिए वो मेरे अगले लेक्चर को ज़रूर देखें।